नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ऑडियो बुक रीडर में स्वागत है। आज मैं आपको 21वीं सदी का व्यवसाय पुस्तक पढ़कर सुनाऊंगा, जिसके लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। अध्याय 7, व्यवसाय में मेरे वर्ष। शुरुआत में ही मैं स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में कभी नहीं रहा हूँ। मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मालिक या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है और न ही मैं किसी विशेष कंपनी का प्रचार प्रसार करता हूँ। लेकिन मैं वर्षों से इस पूरे व्यवसाय का प्रबल समर्थन करता आ रहा हूँ और इस अध्याय में मैं आपको इसका कारण बताना चाहता हूँ। 1975 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से पहला संपर्क हुआ, जब एक मित्र ने मुझे एक नए व्यावसायिक अवसर की प्रस्तुति में आमंत्रित किया। चूँकि मुझे व्यावसायिक और निवेश अवसरों की जांच करते रहने की आदत है, इसीलिए मैं जाने के लिए राजी हो गया। हालांकि मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी कि यह व्यावसायिक बैठक किसी ऑफिस के बजाय किसी के घर पर हो रही थी। मैंने 3 घंटे तक प्रस्तुति में बताई गई बातें सुनी। उसने नौकरी करने के बजाय खुद का व्यवसाय खड़ा करने का महत्व अच्छी तरह बताया। मैं उसकी बताई अधिकांश बातों से सहमत था। प्रस्तुति खत्म होने के बाद मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि इन बातों के बारे में क्या विचार है। मैंने जवाब दिया, यह रोचक है लेकिन मेरे काम का नहीं है। मैं पहले ही अपने व्यवसाय को खड़ा करने की प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय था, तो फिर दूसरे लोगों के साथ व्यवसाय खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। और इसके अलावा यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय था। मुझे दरअसल ज़रा भी पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसका मतलब जानता हूँ और मुझे यकीन था कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर जो स्पॉट वॉलेट बिजनेस शुरू किया था, वह मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के बाद जल्द ही कामयाब हो गया। मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। मेरे दोनों पार्टनर्स और मुझ पर सफलता, शोहरत तथा दौलत की बारिश होने लगी। हमने कसम खाई थी कि हम में से प्रत्येक 30 साल की उम्र तक मिलियनियर बन जाएगा और अपनी कड़ी मेहनत तथा त्याग की बदौलत हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। 1970 के दशक की बात थी, जब $1 मिलियन सचमुच बड़ी रकम होते थे। हमारी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में सफर रनसल वर्ल्ड तथा जेंटलमैन्स क्वार्टरली जैसे पत्रिका में लेख प्रकाशित हुए। हम खेलों के सामान की दुनिया में नई धमाकेदार चीज लाए थे और उस प्रोडक्ट की मांग पूरी दुनिया में होने लगी। हम पूरी तरह सफल हो चुके थे। इसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कम से कम अगले दशक तक नहीं। मस्तिष्क का खुलना। बाद के वर्षों में मेरा दिमाग खुलने लगा। मेरा जो वॉलेट व्यवसाय अविश्वसनीय रूप से सफल हुआ था,
वह चंद सालों बाद डूब गया। यह काफ़ी विनम्र बनाने वाली अनुभव था और बहुत सकारात्मक भी, क्योंकि इसकी बदौलत मैंने अपने आसपास के संसार को ज़्यादा गौर से देखा तथा सवाल पूछे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो बातें सिखाई थी वे ज़्यादा गहराई से मेरे दिल में उतरने लगी और मेरा दृष्टिकोण व्यापक होने लगा। मुझे दूसरा सफल व्यवसाय बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। फिर एक और, लेकिन उससे पहले व्यवसाय के विपरीत इसमें से कोई नहीं डूबा, बल्कि लगातार सफल होते रहे। हालांकि व्यक्तिगत सफलता से संतोष मिलता है, लेकिन जब आप सफल होने में दूसरे की मदद करते हैं तो कहीं ज़्यादा संतोष मिलता है। उन वर्षों के दौरान मेरे मन में खुद अमीर बनने का विचार बहुत प्रबल था, लेकिन इसके साथ ही मैं अमीर बनने में दूसरों की मदद करने के विचार से भी आकर्षित हुआ। मुझे एहसास हुआ कि हालांकि व्यक्तिगत सफलता से संतोष मिलता है, लेकिन जब आप सफल होने में दूसरों की मदद करते हैं तो कहीं ज़्यादा संतोष मिलता है। अगले 15 वर्षों तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नकारात्मक बातें सुनता रहा। ज़्यादा मामलों में अपनी जान पहचान के लोगों से आखिरकार मैंने खुद इस व्यवसाय की पड़ताल करने का निर्णय लिया। 1990 के दशक की शुरुआत में विल नामक एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई जो रिटायर्ड मल्टी मिलियनियर था। हम बातचीत करने लगे और मुझे यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला कि वह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। बिल बहुत छिन्न बुद्धि और बेहद व्यवहारिक इंसान है। मैं जानता था कि उसने कुछ समय पहले ही $1 अरब से अधिक के कॉमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरे किए थे। मैंने उससे पूछा कि आखिर वह नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों जुड़ा, उसे इसकी क्या ज़रूरत थी। उसने बताया, बरसों से लोग मुझसे रियल एस्टेट में निवेश करने की सलाह मांग रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं। देखिए, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास 50,000 या $1 लाख नहीं होते जो मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेश के लिए ज़रूरी होते हैं। वास्तव में उनमें से कई के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं होता। कुछ तो दिवालियेपन से सिर्फ 2 तनख्वाह दूर होते हैं। इसीलिए वे उन सस्ते बिना डाउन पेमेंट वाले सौदों की तलाश करते हैं जो अक्सर बहुत बुरे निवेश होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए मैं वास्तव में उतना पैसा बनाने में लोगों की मदद कर सकता हूं जिससे वे रियल एस्टेट में गंभीर निवेश कर सकते हैं। मैं जितने ज़्यादा लोगों की मदद करता हूं, मेरे पास उतने ही ज़्यादा निवेशक होते हैं। उसने आगे कहा, इसके अलावा मुझे दरअसल ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है जिनमें सीखने और विकास करने की भूख होती है। दूसरी ओर उन लोगों के साथ काम करना बड़ा बोझिल होता है जो सोचते हैं कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं। जैसा मेरे रियल एस्टेट सौदों में अक्सर होता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं, वे नए विचारों को लेकर वाकई रोचित होते हैं। बिल के साथ कुछ मिनट बातचीत करने के बाद मुझे हवाई अड्डे भागना पड़ा। बहरहाल अगले कुछ महीनों तक हमारा संवाद बराबर चलता रहा और इसके साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग तथा इसके लाभों के प्रति मेरा सम्मान भी
बढ़ता चला गया। 1994 में मैंने उन उद्योग पर गंभीर शोध शुरू किया। मुझे जिसकी प्रस्तुति की जानकारी मिलती थी मैं उसमें चला जाता था और वहाँ कहीं जाने वाली हर बात को गौर से सुनता था। मैंने कई कंपनियों के साहित्य का अध्ययन किया, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड्स पर नज़र डाली, गहराई से जानकर उनकी पड़ताल की। मैंने यह सारी जांच पड़ताल उसी तरह की जिस तरह मैं निवेश के लिए किसी व्यवसायिक उपक्रम का अध्ययन करता हूँ। यदि जांच पड़ताल के बाद मुझे कंपनी जम जाती थी तो मैं उससे जुड़ भी जाता था ताकि उसके बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल कर सकूं और यह जान सकूं कि अनुभव अंदर से कैसा रहता है। अनंतः इन कंपनियों के कुछ लीडर्स से मेरी मुलाकात होने लगी। मुझे जानकर हैरानी हुई कि व्यवसाय के दौरान मैं जिन लोगों से मिला था वे उनमें सबसे बुद्धिमान, दयालु, नैतिक, आध्यात्मिक और पेशेवर लोगों में थे। एक बार मैं अपने पूर्वग्रहों से उबर गया और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिलने के बाद उनका सम्मान करने लगा तथा उनसे जुड़ने लगा तो मुझे उन उद्योग का हृदय मिल गया और मुझे जो मिला उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब 1975 में पहली अवसर बैठक में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की अवधारणा की जानकारी मिली थी तब मेरा दिमाग इसके विचार के प्रति कसकर बंद हो गया था। अब लगभग 20 साल बाद मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अमीर नहीं बने हैं, फिर आप दूसरों लोगों को इसके जरिए दौलत बनाने की सलाह क्यों देते हैं? देखिए, चूँकि मैंने अपनी दौलत नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए नहीं बनाई है, इसीलिए मैं इस उद्योग के बारे में ज़्यादा निष्पक्ष हो सकता हूँ। मैं बाहरी व्यक्ति के रूप में इस व्यवसाय की कदर करने लगा और यह तब हुआ जब मैं अपनी बदौलत बना चुका था और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका था। वैसे अगर मुझे आज दोबारा शून्य से सब कुछ शुरू करना पड़े तो पुरानी शैली का व्यवसाय खड़ा करने के बजाय मैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करना चाहूँगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है? मैंने कहा था कि मैं दरअसल कभी भी प्रतिभागी के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा नहीं रहा, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है और मैंने उन्हें अपने ज्ञान का लाभ देने के लिए आमंत्रित किया है। मेरे मित्र जॉन फ्लेमिंग ने जीवन में आर्किटेक्ट के रूप में शुरुआत की थी। एक बार तो उन्होंने प्रख्यात आर्किटेक्ट माइस वैन डर रोहे के लिए काम किया था। इस वजह से भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उनकी नीति की कदर करता हूँ। खास बात यह है कि इस व्यवसाय में भी उन्होंने व्यावहारिक रचना और उपयोग निर्माण का सही जोश दिखाया। दूसरे शब्दों में वे ऐसे तंत्र बनाने को महत्व देते हैं जो लंबे समय तक कायम रहे। जॉन के पास नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 40 वर्ष का अनुभव है, जिसकी बदौलत वे उन पन्नों में हमें लाभान्वित करेंगे। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई और चलाई। वे बहुत सी कंपनियों में कई एग्जीक्यूटिव पदों पर रह चुके हैं।
जिनमें एक बहुत बड़ी और सम्मानित कंपनी शामिल है। इसमें वे 15 वर्ष तक रीजनल वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर बिक्री, रणनीति, प्रशिक्षण तथा विकास के वाइस प्रेसिडेंट भी। वे उद्योग के विभिन्न ट्रेड समूह में भी सक्रिय रहे। 1997 में डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन ने जॉन को अपने सर्वोच्च सम्मान सर्कल ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा। आज जॉन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ के प्रकाशन और प्रमुख संपादक के रूप में कार्यरत हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की सेवा करने वाला एक प्रतिष्ठित ट्रेड प्रकाशन है। रॉबर्ट जॉन उन पाठकों के लिए जिन्हें शायद पहले से न पता हो, आप यह बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या और इसे कौन सी चीज़ चलाती है। जॉन, नेटवर्क मार्केटिंग पिछली सदी के माध्यम से विभिन्न रूप से हमारे बीच रही है। इसका बुनियादी विचार सरल भी है और बेहतरीन भी। प्रोडक्ट्स या सेवाओं के प्रचार के लिए तमाम पेशेवर संस्थाओं और मार्केटिंग चैनल पर ढेर सारा पैसा खर्च करने के बजाय क्यों न उन्हीं लोगों को भुगतान किया जाए जो उन प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और दूसरे को उनके बारे में बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिल्कुल यही करती है। उसे बिक्री से जितने भी डॉलर मिलते हैं उनका एक हिस्सा वह स्वतंत्र प्रतिनिधियों को लौटा देती है, जो आम तौर पर उसके प्रोडक्ट्स के सबसे समर्पित और उत्साहित ही उपभोक्ता होते हैं। रॉबर्ट, 1 मिनट के लिए मैं इसके विरोधी की भूमिका निभाना चाहूँगा। वैसे यह कारगर कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, मार्केटिंग की खास योग्यता न रहने वाले सामान्य लोगों का समूह वास्तव में प्रतिस्पर्धा के वर्तमान माहौल से ज़्यादा बिक्री कैसे कर सकता है। जॉन, देखिए, दरअसल यही इसकी सुंदरता है। जैसा हर मार्केटिंग प्रोफेशनल, बॉलीवुड प्रोड्यूसर और बड़ी कंपनियां का मालिक जानता है, व्यक्तिगत मौखिक प्रचार ही संसार का सबसे शक्तिशाली प्रचार माध्यम होता है। इसीलिए टेलीविज़न पर विज्ञापन देने वाली कंपनियां अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को करोड़ों डॉलर की फीस चुकाती है ताकि वे आपकी माँ, आपके जीवन साथी, आपके सबसे अच्छे मित्र या आपके बच्चों की तरह बातें करें। वे लोग व्यक्तिगत मौखिक अनुशंसा की नकल कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम असली चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल की असली शक्ति, जिसे आप लीवरेज कहते हैं। रॉबर्ट, यह है कि प्रतिनिधि के रूप में आपको सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर कमीशन नहीं मिलता है जो आपके द्वारा अनुशासित लोग खरीदते हैं, बल्कि प्रायः उन प्रोडक्ट्स पर भी मिलता है जो उनके द्वारा अनुशासित लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीदते हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब यह तंत्र कैसे काम करता है, आप इस बात का जवाब जानते हैं। दरअसल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का वार्षिक कारोबार आज पूरे संसार में 110 अरब डॉलर से अधिक का है। आर्थिक संदर्भ में यह बहुत विशाल भूखंड है, जो लगभग न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या फिलीपींस के आकार का होगा। मैं प्रायः इस बिजनेस मॉडल का वर्णन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों की शब्दावलियों का इस्तेमाल करता हूँ,
क्योंकि आज अधिकांश डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग नीतियों पर चल रही है। बहरहाल इस पुस्तक के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ही इस्तेमाल करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी बिक्री बढ़ती रहती है। इसका एक कारण यह है कि यह असली जीत स्थित है। बाजार में कंपनी की आश्चर्यजनक पैठ हो जाती है और ग्राहकों की जागरूकता भी बढ़ जाती है, जिसे पारंपरिक मार्केटिंग के माध्यम से हासिल करना बड़ा मुश्किल और महंगा हो सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र प्रतिनिधि को महत्वपूर्ण कैश फ्लो प्राप्त करने का मौका भी मिलता है। कैसे? कंपनी की प्रोडक्ट लाइन और या सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला महत्वपूर्ण नेटवर्क बनाने के लिए मौखिक प्रचार आपसी संबंधों की शक्ति का दोहन कर। रॉबर्ट, आपने कहा है कि बीकॉर्डेंट के व्यवसाय में कम से कम 500 कर्मचारी होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखते। इसमें तो आप स्वतंत्र प्रतिनिधियों को स्पॉन्सर या प्रायोजित करते हैं, लेकिन आर्थिक पैमाना वहीं रहता है। जब आपके स्वतंत्र प्रतिनिधियों का नेटवर्क बढ़कर 300, 400 या 500 व्यक्तियों का हो जाता है, तो आपके पास एक बड़ा संगठन हो जाता है जो काफ़ी अवशिष्ट या रेसिडुअल आमदनी प्रदान करता है। दूसरे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं? जैसा जॉन कहते हैं, यह मॉडल इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह कारगर है, और यह सिर्फ वही नहीं कहते हैं। प्रख्यात प्रबंधक विशेषज्ञ तथा मशहूर बेस्ट सेलर इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस के लेखक टॉम पीटर्स ने नेटवर्क मार्केटिंग का वर्णन करते हुए कहा है, मार्केटिंग में पहला सचमुच क्रांतिकारी परिवर्तन जो 50 साल से भी अधिक समय पहले प्रोडक्ट एंड गैम्बल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आधुनिक मार्केटिंग के आविर्भाव के बाद हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग की वर्तमान तथा भावी सफलता के बारे में फॉर्चून, न्यूज़वीक, टाइम, यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, यूएसए टुडे, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी पत्रिकाओं में बहुत से लेख प्रकाशित हुए हैं। बहरहाल 15 साल पहले इनमें से किसी भी पत्रिका ने इस व्यवसाय को स्वर्णिम अवसर नहीं कहा था, और अब देखें कि फॉर्चून का हालिया अंक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहता है। आज कई विशेषज्ञ और सफल व्यवसायी नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व के सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाली बिजनेस मॉडल में से एक मानते हैं। एक विशेषज्ञ का स्वप्न व्यवसायी जगत का सर्वश्रेष्ठ ढंग से कायम रहस्य एक उद्योग जिसमें अस्थायी वार्षिक विकास है, स्वस्थ कैश फ्लो है, निवेशित पूंजी पर ऊंचा लाभ है और वैश्विक विस्तार की दीर्घकालीन संभावनाएं भी हैं। वारेन बफेट और रिचर्ड ब्रांसन में इतनी ज़्यादा भिन्नता है जितनी कि दो लोगों में हो सकती है। बफेट एक पिकअप चलाते हैं और ओमाहा में रहते हैं। दूसरी ओर ब्रांसन अपनी खुद की एयरलाइंस में उड़ान भरते हैं और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में अपने खुद के टापू पर रहते हैं। लेकिन इनमें 3 चीज़ें समान हैं। दोनों ही अरबपति हैं, दोनों ही बेहद
बेहद व्यावहारिक हैं और वे दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की स्वामी हैं। क्या इससे आपको कोई नई बात पता चलती है? सिटी ग्रुप, जॉकी, लोरियल, मार्स, रेमिंगटन और यूनिलीवर, जरा अंदाज लगाइए कि इन सभी में कौन सी समानता है। इन सभी के नेटवर्क मार्केटिंग के समुद्र में अपने पैर का अंगूठा रखा है और कुछ मामलों में तो कमर तक का शरीर भी। आज कई विशेषज्ञ और सफल व्यावसायिक नेटवर्क मार्केटिंग में को विश्व के सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाली बिजनेस मॉडल्स में से एक मानते हैं।